हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? चार्ज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगते हो, वो कितना होता है, किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आज कूलॉम्स लॉ में समझेंगे। तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताता है। पर पहले सबसे जरूरी चीज कि कूलॉम्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैं दो चार्ज ले लेता हूं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और ये सेपरेटेड है R डिस्टेंस से। ठीक है, तो इन चार्जेस का सबसे पहले पॉइंट चार्ज होना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं होंगे Q1 और Q2, मान लीजिए Q1 A पर रखा है और Q2 B पर रखा है, तो ये जो चार्जेस रखे हैं ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? यहां पे देखिए, पॉइंट चार्ज का मतलब है उसका जीरो साइज के चार्ज। ठीक है, जीरो साइज के चार्ज, क्योंकि पॉइंट कैसी होती है? डायमेंशनलेस होता है। पॉइंट जब हम बोलते हैं तो मतलब वो डायमेंशनलेस होता है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो इस पॉइंट चार्ज का मतलब यही है कि जीरो साइज का चार्ज, यानी कि इन चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इनका साइज बहुत छोटा है। या इसे यूं समझे कि अगर मैं आपको एक धागा दे दूं, आपके पास एक थ्रेड है, ठीक है, और इस थ्रेड पे मैंने क्या किया, इसको चार्ज दे दिया थ्रेड को। ठीक है, तो जब मैं इस थ्रेड को चार्ज दे देता हूं और अब कोई मुझसे पूछे कि क्या एक और चार्ज को भी मैंने थ्रेड दे दिया, यानी कि कोई बॉडी ले ली, कि क्या अब इसमें डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ लगाया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि कूलॉम्स लॉ केवल किसके लिए वैलिड है? कूलॉम्स लॉ वैलिड है केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, राइट। तो मेरे पास दो चार्जेस है यहाँ पे, Q1 है और एक मेरे पास Q2 चार्ज है। तो इन्होंने कहा, कूलॉम्स ने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, सेकेंड चीज उन्होंने कही कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Q1 और Q2 के बीच का, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो इनके बीच के जो सेपरेशन है R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब आपको याद आ रहा है, आपने इससे पहले कहां देखा था? ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टेटमेंट F इक्वल्स टू Gm1m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो वहां दो मासेस के बीच का जो सेपरेशन होता था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसके सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, इसलिए इनको कभी इनवर्स लॉ भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आपका यहां पर कूलॉम्स ने बताया कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जब इन दोनों को उसने कंबाइन किया तो इनको कंबाइन करके उसने लिखा इसको F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी, इनको कंबाइन करके जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये इसने यहां पे क्या किया? K यूज किया, यानी कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कांस्टेंट यूज कर दिया K। ठीक है, अब ये K जो है ये इक्वल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती थी 9 × 10⁹ अप्रोक्सीमेटली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। देखो न्यूटन ये इधर चला गया, मीटर स्क्वायर ये दोनों नीचे आ गए, कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये K की वैल्यू थी, यानी कि इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये बेसिक लॉ था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सबसे पहला बेसिक लॉ जो ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है,
इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 4 और पाई तो आपको पता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट आया है ये क्या है, ठीक है, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यहां पर क्या मतलब है कि ये किस लिए है, ये एप्सिलॉन नॉट ये बताता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये जिस मीडियम में ये चार्जेस को रखा गया है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने दो मास लिए, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो मासेस के बीच में जो मीडियम है, यानी कि मासेस को आपने जिस मीडियम में रखा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप उसको हवा में ऐसे मासेस ले लीजिए, इनको उठा के पानी में डाल दीजिए तो ग्रेविटेशन फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो मान लीजिए आपने Q1 Q2 को पानी के अंदर रख दिया, ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए समझ रहे, पानी एक मीडियम है, यानी कि दोनों चार्जेस को एक पानी के मीडियम में रख दिया तो इनके बीच का कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इनके बीच में। अब उठा के आपने इनको मस्टर्ड ऑयल में रख दिया, ठीक है, सरसों के तेल के अंदर डाल दिया, राइट, तो क्या अब दोनों के बीच का फोर्स अभी भी सेम रहेगा पानी और मस्टर्ड ऑयल में? तो जवाब है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है, किस मीडियम में आपने चार्जेस को रखा है, और उसके बारे में जो बताता है वो एप्सिलॉन बताता है, ठीक है। अब देखिए मीडियम तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक रेफरेंस मीडियम लिया गया कि अगर हम मीडियम के बारे में नहीं बता रहे हैं आपको कि किस मीडियम में चार्ज रखे हुए हैं, तो आपको जो उस वक्त मीडियम लेना है, डिफॉल्ट मीडियम लेना है, वो रेफरेंस मीडियम आप लेंगे फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपका उस मीडियम की प्रॉपर्टी को ही बता रहा है, ठीक है ना, राइट। इसके बारे में आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, एप्सिलॉन के बारे में, परमिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो आपका जो ये है, इस यहां पर ये जो एप्सिलॉन है, जब ये एप्सिलॉन नॉट हम यूज करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की या वैक्यूम की, ठीक है। और इसकी अपनी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें इससे ही, तो एप्सिलॉन नॉट की वैक्यूम में जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, और यूनिट इसकी उल्टी हो जाएगी तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो ये आपकी हो गई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। तो अब देखिए यहां पर एक बात समझने की है कि यहां पर एक चीज हम लोगों ने अंतर देखा ग्रेविटेशन फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। क्या अंतर देखा हमने कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर यह मीडियम बदलेंगे इनके बीच का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बदल जाएगा, ठीक है। तो वो जो मीडियम अफेक्ट होता है इन चार्ज की प्रेजेंस से, ठीक है, या ये कहें कि आपका जैसे पानी एक अलग मीडियम है, मस्टर्ड ऑयल एक अलग मीडियम है, हनी एक अलग मीडियम है, डीजल पेट्रोल अलग मीडियम है, ठीक है। तो उनमें अगर मीडियम बदलेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है। वो मीडियम के हिसाब से कैसे वेरी करेगा उसी की मेजरमेंट इस एप्सिलॉन से होती है, ठीक है, जिसका हमें आगे और भी डिस्कस होगा इसके बारे में, राइट। अब देखिए कल मैंने यही बात कही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कूलाम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चों को लगता है वो कूलाम्स को ठीक से उन्होंने समझ लिया, पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं उसमें, ठीक है। ये सारी बातें तो बुक्स में लिखी हुई है, सबकी सब सारी चीजें बुक्स में, और ये ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि इस वक्त तक ज्यादातर बच्चों को ये सब पता होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे गलती कहां करते हैं? देखिए आप कूलाम्स लॉ में क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर आपने वेक्टर की फॉर्म में नहीं पढ़ा तो आपने इसका मतलब उस लॉ को प्रॉपर तरीके से नहीं समझा, उसके सारे बेसिक्स ठीक से नहीं समझे, इसीलिए जब आप कैलकुलेशन में उसे यूज करेंगे, कहीं कैलकुलेट करेंगे कुछ, तो आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे सिर्फ इस तरीके से पढ़ना, ये तो आप पढ़ भी सकते हैं और रट भी सकते हैं बच्चे इसको, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट।
लेकिन इसको अगर सही तरीके से आपने समझना है तो आपको इसको हर हालत में वेक्टर फॉर्म में समझना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है क्लास को। चलिए वेक्टर फॉर्म की बात करें। अब वेक्टर फॉर्म बताने से पहले मैं कुछ बेसिक्स वेक्टर के आपके सामने डिस्कस करूंगा जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, सॉरी, देखिए जो वेक्टर के बेसिक्स अभी मैं कुलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म समझाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, पहले उनको समझ लेते हैं। देखिए वेक्टर में जब भी कोई वेक्टर लिखना होता है, जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर बना दिया मैंने ए बी, आप जानते हैं अच्छे से इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, हेड, और इसको क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, ये कोई एक वेक्टर बन गया, राइट। अब इसका सिंबल क्या होता है, ए बी वेक्टर। ठीक है, अब दुनिया में किसी भी वेक्टर को लिखने का एक ही तरीका है, राइट, दो तीन तरीके नहीं, एक तरीका है, सब कुछ उसी से बना है वेक्टर में। देखिए वेक्टर में क्या चीज होती है, किसी भी वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। ठीक है, राइट, किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को जब लिखा जाएगा तो ये दोनों चीजें होनी जरूरी है वहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक तो आप ज्योमेट्रिकली ऐसे दिखाते हैं, एरो लगा के दिखाते हैं ना, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, आपने यूं एरो बना के दिखा दिया कि देखो 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिखा देते हैं हम लोग, ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये एक सिंबल से रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंबल हो गया उसका। तो यहां पर ये जो ए बी वेक्टर है, इसका सिंबल आपका, ठीक है, ये टेल और ये हेड, जिसके ऊपर एरो होता है, ये हेड होता है। ठीक है, तो ये इसको लिखने का तरीका है सिंबल की फॉर्म में, जरूरी नहीं हर जगह बना के दिखाना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब सवाल आता है फिर यह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहां है, यहां पर कहां है और यहां पर कहां है। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस लाइन सेगमेंट में यहां से यहां तक ये जितनी भी इसकी लेंथ है, ध्यान से सुनना, इसकी लेंथ ए से बी तक की सेगमेंट की, वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यानी कि किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है, ठीक है, राइट, वो उस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड का सिंबल हम जो दिखाते हैं वो इस वेक्टर को मॉड में डाल के दिखाते हैं, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मॉड ए बी। ठीक है, तो जब सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो मॉड लगा देते हैं, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब यहां पर जो उसका सिंबल है मैग्नीट्यूड का, इसलिए इन्होंने मॉड ए बी यूज किया। ठीक है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए बी वेक्टर। क्लियर, अब यहां ज्योमेट्रिकली मतलब है यहां से यहां तक की लेंथ। ठीक है, लेंथ कैसे, अब इसे भी समझ लेते हैं। मान लो कि ये वेक्टर ए बी वेक्टर वेलोसिटी को दिखा रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी आपने लिख दी 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से शुरू करो और इसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, इसकी लेंथ 2 यूनिट। जैसे आप डिस्टेंस नापते हैं ना, बिल्कुल ऐसे नाप रहे हैं, लेकिन यहां यूनिट में नाप रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड हुआ 2 यूनिट, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड हुआ 2 यूनिट। क्योंकि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई, यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड के, किसके इक्वल हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड के, राइट। तो अब देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाती, 1 न्यूटन के, तब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता, 2 न्यूटन। कितना होता, 2 न्यूटन। तो बेसिकली ये जो एरो होता है, ये मतलब ये हमने जो सेगमेंट बनाया ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जो लेंथ होती है इन यूनिट, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है।
तो आप चाहे वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर लो, फोर्स कर लो, एक्सेलरेशन कर लो। एक्सेलरेशन होगा तो एक यूनिट किसके इक्वल होगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो मैग्नीट्यूड जो होता है ज्योमेट्रिकली तो लेंथ होती है, क्लियर। और जब हम नॉर्मल लिखते हैं तब तो हम बता ही देते हैं कि भाई देखो मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तब तो हम नॉर्मली बता देते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब देखिए यहां पे जो सिंबल हुआ मैग्नीट्यूड का वो मोड ए बी। ठीक है, अब सिंबल हो गया, अब आता है डायरेक्शन की। देखिए डायरेक्शन जो होगी उसके लिए हम यूज करते हैं ए बी, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है। अब इस डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन तो यहां भी दिख रही है। इस ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ए टू बी अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए टू बी अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। ठीक है, ए से बी तक। अब ए से बी आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसे आ सकते हो, ऐसे आ सकते हो, है ना, कितने तरीके से आ सकते हो आप। लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, वो एक ही हो सकता है, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप ए से बी कई तरीके से पहुंच सकते हो, लेकिन सीधा जाने का एक ही तरीका है, राइट। तो डायरेक्शन का इस ए बी कैप का यहां मतलब होता है, ये डायरेक्शन वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है बी की। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग। ठीक है, तो यहां पर ये सारी संभावनाएं खत्म कर दी हमने, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाना है आपने, क्लियर। अब देखिए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन। अच्छा, इसको यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिंबल में डायरेक्शन तो इनका सिंबल तो ये है ही। ठीक है, इस सिंबल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, मॉड ए बी कैप। जब भी डायरेक्शन वेक्टर का सिंबल का मैग्नीट्यूड लेंगे ये हमेशा 1 लिया जाता है। ठीक है, राइट। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन इसकी भी क्या है? ए टू बी, राइट। ये डायरेक्शन वेक्टर तो है ही, तो इसलिए कभी कभी यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। इसे यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वेक्टर ये खुद डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ए टू बी है, इसलिए इसे यूनिट वेक्टर भी बोल देते हैं कभी कभी, कि ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है? ए बी कैप। ठीक है ना, ये भी कैप हो गया और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? 1। तो किसी भी जो डायरेक्शन को दिखाते हैं वो सारे के सारे यूनिट वेक्टर होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, अब वेक्टर को लिखने का तरीका देखो कितना आसान हो गया, सिंपल। ए बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए बी इंटू ए बी कैप, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें साथ में आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का दुनिया में ये तरीका है, बाकी सब जो आप लिखते हैं, ठीक है, वो सब इन्हीं से आते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा 2i कैप, तो गौर से देखो ये 2 क्या है? मैग्नीट्यूड। ये i कैप क्या है? ये डायरेक्शन है। ठीक है, मान लो -2j कैप लिखा है, अब आप सोचेंगे -2 मैग्नीट्यूड है, नहीं, मैग्नीट्यूड 2 है, वो नेगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। और यहां पर डायरेक्शन क्या है? ये क्या है डायरेक्शन? -j कैप। डायरेक्शन कितनी है? -j कैप। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर आप देखोगे उसका बेसिक इस तरीके से है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? इसको समझ लो, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, बाकी वेक्टर के लेक्चर में जाके आप पूरा वेक्टर पढ़ सकते हैं तसल्ली से। यहां मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं जो बेसिक में इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, तो ए बी वेक्टर को लिखने का तरीका है उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। ठीक है, मान लो अगर मुझे फोर्स लिखना होता है तो मुझे कैसे लिखना चाहिए फोर्स? अब ध्यान से देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड जिसे हम मॉड एफ के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोर्स का क्या? डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर, तो कैप लगा दो। ठीक है, तो ये फोर्स लिखने का तरीका हो गया, आसान है बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी वेक्टर को लिखने का।
यानी कि किसी वेक्टर को मान लें ए वेक्टर लिखना है, तो ए वेक्टर को कैसे लिखना है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, मॉड ए इंटू ए कैप, बस इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। ये ध्यान रखिए कि मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है, यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, राइट, और लिखा कैसे जाता है किसी वेक्टर को, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये दोनों चीज साथ में आएंगी। आप देखो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी थी हमारे पास, स्केलर वेक्टर, हालांकि टेंसर भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेकिन मेजरली मैथ्स के बेस पे दो तरह की होती है। जिस एक स्केलर होती है जहां पर 2 + 3 5 कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वहां 2 + 3 5 वो जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, राइट। तो आप जब भी वेक्टर में काम करेंगे तो वेक्टर के बेसिक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये था वेक्टर लिखने का तरीका जिसे हम इस्तेमाल भी करेंगे, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कूलम्ब्स लॉ में सारी चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एक और कुछ बेसिक्स आप वेक्टर के और समझ लीजिए जो आपको काम आएंगे बहुत। मान लीजिए किसी ने मुझसे पूछा एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ये इक्वल कब होंगे, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी कब होगा। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल कब हो सकता है, आप लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एक वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब देखिए दो वेक्टर अगर ये इक्वल है तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए और इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो ये इक्वल नहीं होंगे, दोनों चीजें एक साथ इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल हुए तो ये वेक्टर इक्वल नहीं कहलाएंगे, डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है। और वेक्टर में डायरेक्शन सेम होना मतलब देखो एक वेक्टर एक दूसरे के ऊपर लाई भी कर सकता है ऐसे, एक वेक्टर एक दूसरे के ऐसे पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी पैरेलल वेक्टर है, ये भी पैरेलल वेक्टर है, राइट। तो वेक्टर में डायरेक्शन का जो मतलब होता है हम उनको पैरेलल से दिखाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर वो हमसे पूछे कि यूनिट वेक्टर इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उनके यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन वेक्टर इक्वल कब होते हैं। अब डायरेक्शन वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका भी 1 होगा। तो डायरेक्शन वेक्टर में कभी भी मैग्नीट्यूड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड, तो ये तो यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड तो हमेशा बनाएगा, चाहिए ए का यूनिट वेक्टर ले लो चाहे बी का यूनिट वेक्टर ले लो, ठीक है। तो फिर इसमें क्या चेक करना है, दूसरी कंडीशन क्या थी, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इनके सेम है, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ व्हेन देयर वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दो यूनिट वेक्टर कब इक्वल होंगे, उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, वो तो है। दूसरी चीज क्या थी, उनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम मतलब पैरेलल होना, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर भी इक्वल होते हैं, ये हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी का उल्टा, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी देन ए कैप इक्वल्स टू बी कैप। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए बहुत आसान चीजें दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम, कूलम्ब्स लॉ की बात चल रही थी, कूलम्ब्स लॉ के बीच में हमने थोड़ा सा वेक्टर के बेसिक्स को रिकॉल कर लिया। दोबारा आते हैं, देखिए कूलम्ब्स लॉ पे, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2,
और इनके बीच का सेपरेशन आर, ये ए, ये पॉइंट बी। अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस इन्होंने कूलॉम्स लॉ को जब इन्होंने दिया तो कूलॉम्स लॉ ने क्या बताया, पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन देम, ठीक है। तो इनके बीच में मीडियम बिटवीन देम, तो इनके बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ये हमने पहली चीज अभी पीछे समझी थी। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब इस सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि जैसे ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन दोनों चार्जेस को जो जोड़ने वाली है, उसके ही अलोंग लगेगा। यानी कि अगर ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा तो इस लाइन के अलोंग रिपेल कर सकता है ऐसे, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है ऐसे, अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे करेगा, रिपेल करेगा तो ऐसे करेगा, ठीक है, इस तरीके से। सेम ये इसको रिपेल करेगा तो ऐसे, अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे। अट्रैक्ट कब करेगा, जब दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, इस लाइन के अलोंग लगेगा जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली है, ठीक है। इसलिए इनको ये कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, ठीक है। इसी तरह ग्रेविटेशन फोर्स भी सेंट्रल फोर्स ही होता है, राइट। तो वो भी एक मास से दूसरे मास को स्ट्रेट लाइन जो जोड़ेगी उसी के अलोंग लगेगा। ना तो ऐसे लग सकता फोर्स, अगर हम बात करें कि इसको इधर रिपेल कर देगा, नहीं, इधर कर देगा, नहीं, ठीक है, इधर कर देगा, अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं, ठीक है, इधर नहीं, केवल इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स always act along the line joining the two charges। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है, उन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, ठीक है। समझ गए इस बात को। अब आप देखिए यहां पर, हम यहां से देखते हैं, इसका मतलब ये चार्ज इसको इसके अलोंग फोर्स लगा सकता है। अगर इसको रिपेल करेगा तो ऐसे करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे करेगा, ठीक है। और ए से बी तक जोड़ने वाला एक और वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये वेक्टर हमने आर ले लिया, ठीक है। तो आर वेक्टर भी इधर है और फोर्स भी इधर ही लगेगा, चाहे बाहर की तरफ लगे चाहे ऐसे लाइन पे अंदर की तरफ लगे। तो इससे क्या पता लगा, ये फोर्स और ये आर वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, एफ पैरेलल है आर के। दोबारा समझते हैं, इन दोनों चार्जेस को ए पर और बी पर जो रखे हैं, इनको जोड़ने वाला जो वेक्टर है, ये जो लाइन है, ये भी एक वेक्टर है, इसको हमने नाम दिया आर वेक्टर। क्या नाम दिया, आर वेक्टर। अब देखो, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा तो भी इधर करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो भी इधर करेगा। तो फोर्स का वेक्टर भी इस तरफ ही हुआ और आर वेक्टर भी इस तरफ हुआ, तो मतलब ये क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। तो F पैरेलल टू आर वेक्टर है, देयरफॉर F कैप किसके इक्वल होगा, आर कैप के इक्वल होगा। F कैप किसके इक्वल होगा, आर कैप के। अभी पीछे मैंने बताया था जस्ट इससे पहले कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके यूनिट वेक्टर हमेशा इक्वल होते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं फोर्स को। तो फोर्स को देखिए कैसे लिखोगे आप, F इक्वल्स टू F का मैग्नीट्यूड और F की डायरेक्शन।
अभी पीछे बताया था किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, मॉड एफ और ये इनटू एफ कैप, ठीक है, यही तरीका होगा। अब आप देखिए मॉड एफ मैग्नीट्यूड अभी पढ़ा आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड जो हमने कूलम्ब्स लॉ के बेसिक स्टेटमेंट में पढ़ा, और आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये मालूम भी होगा। तो ये तो हो गया दोनों के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये एफ कैप लिखना है। अब एफ कैप कैसे लिखें, हमें आर कैप पता है, एफ कैप किसके इक्वल है, आर कैप, तो इस एफ कैप की बजाय क्या लिख दो, आर कैप, ठीक है। तो देखो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ गया, फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। ध्यान रखना ऊपर कैप है, ये फोर्स का वेक्टर जो आपका वो है वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म, जो सिंपल सा इतना कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। ये कैसे कहता है इस बात को, अब एक बेसिक और है वेक्टर का, आप इनके सारे बेसिक जो मैं बता रहा हूं इनकी सबकी डिटेल जो मेरे वेक्टर के लेक्चर्स आप जो अपलोड होंगे आप उनमें देख सकते हैं डिटेल में। यहां मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं और जो बेसिक जानकारी उनके बारे में देनी है वो बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ चीजें समझ आती रहे। मान लीजिए देखिए एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में आप ऐसे लिख रहे हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा बी, और लैम्डा यहां स्केलर है, ठीक है, कोई भी नंबर, राइट। तो देखिए जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, तो वो वेक्टर आपस में हमेशा पैरेलल होते हैं। इफ a इक्वल्स टू लैम्डा बी, जहां लैम्डा स्केलर हो तो a पैरेलल होगा b के, ठीक है। इसका डेरिवेशन आप मेरे वेक्टर के लेक्चर्स में देख सकते हैं, इसे यहां ध्यान रखना है, ठीक है। स्केलर मतलब ये एक नंबर है, राइट। अब इसको आपने आपके 11th क्लास में भी ये चीज थी, आपने पढ़ा था ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ न्यूटन का। अब देखिए ये मास क्या है, ये तो स्केलर है, एक नंबर है, तो फोर्स और ये इसको देखो फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर, ये स्केलर। तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूड किया ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर कि फोर्स एक्सेलरेशन के क्या होगा, फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो अगर आपने 11th में आपका वेक्टर क्लियर था तो आपने जब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा तो इस बात को कंक्लूड किया होगा कि फोर्स या एक्सेलरेशन के पैरेलल है, ठीक है। तो इसको ध्यान कैसे रखना है कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, कैसे, आप सिंपल किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, राइट, तो वो आपके वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये चीज, इसका एग्जांपल दे देता हूं, चलो मान लो देखो a दिया है हमें एक वेक्टर i प्लस जे कैप, और b वेक्टर दिया है -i माइनस जे कैप, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर ये (2/2) कर दो, मैं b वेक्टर में यहां -1/2 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचा, i प्लस जे, ठीक है, ये मैंने -1/2 कॉमन ले लिया, राइट। तो आप b को आप क्या लिख सकते हो, -1/2, और ये i प्लस जे किसके इक्वल है, वेक्टर a के। तो देखो b इक्वल्स टू -1/2 वेक्टर a, ठीक है, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बस ये है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल तो दोनों केस में, एक पैरेलल ऐसे हो सकते हैं कि दोनों के एरो एक ही तरफ हो, चाहे कोइंसिडेंट हो चाहे ऐसे अलग अलग हो, या जब नेगेटिव होता है तो एक दूसरे के एरो इनके ऑपोजिट होंगे, ठीक है, जैसे एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर आ रहा है, ठीक है, पर है एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आप इससे क्या कंक्लूड हो गया कि बी वेक्टर किसके पैरेलल है, ए वेक्टर के, ठीक है। तो ये लाइक अनलाइक पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर बोलते हैं उनको, और अगर पॉजिटिव होता है यहां पर तो लाइक पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां ये 1/2 स्केलर है, ये आपका क्या है, नंबर है।
तो वही चीज मैंने बताई कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, लेट्स से, ठीक है, तो वो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि b पैरेलल टू a आ रहा है। अब हम यहां देखते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है, नंबर, q1 क्या है, नंबर कोई, q2 क्या है, नंबर, r स्क्वायर, नंबर, r स्क्वायर वेक्टर नहीं है, r स्क्वायर है। मान लो 2 सेंटीमीटर सेपरेशन होगा तो 2 × 10⁻² का स्क्वायर होगा, तो नंबर है। तो ये पूरा का पूरा ये आपका क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब f किसके पैरेलल होगा, r कैप के पैरेलल होगा। और वही बात यहां लिखी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस। तो इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म समझते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आपको अगर न्यूमेरिकल में कमांड करनी है तो ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर नहीं सीखेंगे तो आप न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी, राइट। और क्लास हो जैसे मैंने पहले कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे सब समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, वो सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, हो गया क्लास लो, वेक्टर फॉर्म पे ध्यान नहीं देते, फिर उनको दिक्कत होती है आगे चल के, ठीक है। चलिए अब इसी आर कैप को भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी देखो कैसे चेंज कर सकते हैं। आर वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप, ऐसे, ठीक है, यू लिख सकते हैं। भाई ये भी तो वेक्टर है, इसको भी ऐसे लिखा जाएगा, हर वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड आर कैप। और मैग्नीट्यूड को चाहो तो सिंपल आर भी लिख सकते हो इसे, ऐसे, ठीक है, ये कैप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मॉड आर को आप लोग आर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो सेम चीज है। वो तो मैग्नीट्यूड बता रहा है ना, कितना मैग्नीट्यूड आर के बराबर है। तो यहां से देखो, यहां से क्या आ गया, आर कैप कितना आ गया, आर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर, इसको नीचे ले गया मैं। ये वैसे भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपने लिखना हो ना, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो अपने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कोई भी वेक्टर दिया है, ठीक है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्योंकि वेक्टर को हमेशा ऐसे लिखा जाएगा ना, कोई भी वेक्टर लिखा जाएगा, तो जब ये मैग्नीट्यूड नीचे चला जाएगा इस वेक्टर के, तो ये आर कैप आ जाएगा। जैसे हमने यहां निकाला आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, ठीक है, मॉड आर को यहां लिखा है, राइट। अब इस वैल्यू को हम यहां डाल देते हैं इसकी जगह, तो देखो क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, इस आर कैप की जगह आ गया आर वेक्टर, और नीचे आर स्क्वायर के साथ क्या हो गया, आर क्यूब, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन बन गया, राइट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये नंबर है और ये आर वेक्टर। तो f पैरेलल आ रहा है आर वेक्टर के, ठीक है। जो बात हम बार बार बोल के आपको समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में कैसा होगा, उस लाइन के अलोंग होगा जो चार्जेस को जोड़ रही होगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। अब देखो जब नीचे आर क्यूब आएगा तो ये आर वेक्टर होगा, जब ये आर स्क्वायर आएगा तो आर कैप होगा ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत सारे एक्सप्रेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेके, तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अगर आर क्यूब है तो पर आर वेक्टर है, ठीक है, और अगर स्क्वायर है तो आर कैप है, यूनिट वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। आप जितने भी बुक्स में वो एक्सप्रेशन देखते हैं, बच्चे अक्सर बुक पलट देते हैं, उन्हें देख के पेज पलटना शुरू कर देते हैं, यकीन जानिए वो बहुत आसान होते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा आसान होते हैं अगर आप इस तरीके से समझेंगे। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे आप स्केलर तरीके से कैसे समझोगे। आप में से जो बच्चे इनको याद कर लेते हैं सिर्फ, तो आप फिर न्यूमेरिकल में स्ट्रगल करोगे, या तो वो दो ही चार्ज दे आपको, इनकी वैल्यू दे दे, बस आप सीधा फॉर्मूले में रख दो, यहां तक तो आप जा पाओगे, आगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से समझेंगे कूलम्ब्स लॉ को, जैसे मैंने कल भी कहा था, आप में से जितने बच्चों ने इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ को समझा है उनको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनको बेसिक्स खुलने शुरू हो जाएंगे आगे। लेकिन जिन बच्चों ने ऐसे नहीं समझा है, तो फिर तो वही है कि किताब में कुछ लिखा था, आप उसे खुद पढ़ लेते, या फिर जिसने भी आपको पढ़ाया होगा उसने एक तरह से डिक्टेट कर दिया, आपको पढ़ के सुना दिया बस, ठीक है, सीधा, तो उसमें कुछ समझे तो नहीं ना। तो ये चीज जरूरी है, ठीक है, कि आप इस तरीके से समझे। तो इसलिए कोई ऐसी गलती मत करिए जहां आधा अधूरा पढ़े आप लोग, राइट। तो ये कूलम्ब्स लॉ था,
सिंपल। तो कुलाम्स लॉ में अभी तक हमने क्या क्या जान लिया कि एक तो भाई कुलाम्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए, नंबर एक, पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे कुलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कुलाम्स लॉ में बताया गया पॉइंट चार्जेस के बीच में वो मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम बदलेगा तो वो भी बदलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या बताई गई कि ये बताया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, क्योंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन के बारे में भी बताया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस। जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किया होगा चार्जेस को रख के, तो इन्होंने देखा ये चार्ज या तो ऐसे जा रहा है जब ये सेम पोलैरिटी के, ठीक है, इसको मान लो फिक्स कर दिया सपोज, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, और अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है ना ऐसे जा रहा है, एक सेकंड, ठीक है, ये सिर्फ इसी लाइन के अलोंग जाएगा। तो ये कुलाम्स लॉ ने बताया था जिसका वेक्टर एक्सप्रेशन था एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, ठीक है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r कैप, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r क्यूब इनटू r वेक्टर, ठीक है। तो इनमें दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कुलाम्स लॉ में। तो हमने ये तो कुछ बातें जानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कुलाम्स लॉ। कुछ और बातें इसमें जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के नेचर के बारे में। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब एक कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है? कुछ बच्चों ने अभी 11th में पढ़ा होगा इसको, दो पार्ट में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। जो फोर्स से वर्क होता है उसके बेसिस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया फोर्सेस को, एक कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो चलिए आइए समझ लेते हैं क्या होते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए से बी तक एक कोई भी बॉडी वो यहां ए से बी इस पाथ से जा रही है, और इस पाथ से जाने में जो इस सिस्टम पर फोर्स काम कर रहे हैं, उस बॉडी पे जो फोर्स काम कर रहे हैं, उनसे वर्क डन हो रहा है W1। और ये एक पाथ है ये वाला स्ट्रेट लाइन, इस पर अगर वो ऐसे बॉडी ए से बी पे जाती है तो वर्क डन होता है W2। इसी तरह अगर वो इससे जाती है तो वर्क डन होता है W3, ठीक है। तो अगर इस पाथ से गए W1, इससे गए W2, इससे गए W3, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है? सेम, ठीक है। तो अगर देखो, इफ W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3, अगर तीनों पाथ पे जाने पे वर्क डन सेम रहे तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फोर्स का ये वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो तीनों अलग अलग पाथ थे, तो इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। इन तीनों पाथ से एक बात क्या कॉमन थी कि यहां से यहां जाने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम थे, चाहे इससे जाओ, चाहे इससे जाओ, चाहे इससे जाओ, ठीक है। तो अगर सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं, यानी कि जो वर्क डन आपने कंजर्वेटिव फोर्स का अगर आप वर्क डन निकालते हैं तो आप सेम पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से सेम फाइनल पॉइंट पे कितने भी रास्ते बदल के चले जाओ, जो वर्क डन होगा उन फोर्सेस का वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो आप अंशोर आप बात समझ गए होंगे कि आप यहां से अलग रास्ते से गए, यहां से अलग रास्ते से गए, यहां से गए, तो अगर ये वर्क डन तीनों में जिन फोर्स का वर्क डन ये सेम आएगा वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो इफ W1 equals to W2 equals to W3 then conservative forces
या फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन सिस्टम। जो भी सिस्टम है आपका, सिस्टम मतलब जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी सिस्टम, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से फोर्स हैं आपकी? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और इफ W1 नॉट इक्वल्स टू W2 नॉट इक्वल्स टू W3, अगर ये वर्क डन तीनों अलग अलग हो जाते हैं तो फोर्स कौन से होंगे? नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होंगे, ठीक है। तब कैसा नेचर होगा? नॉन कंजर्वेटिव। जैसे फ्रिक्शन हो गया आपका, ये पाथ पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा इनका वर्क डन? पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आपके फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। और अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं मतलब पाथ पे डिपेंड करता है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। और अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव में पाथ डिपेंडेंट होता है और कंजर्वेटिव में पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स। अब सवाल आता है कि भाई इसको पढ़ क्यों रहे हम लोग, इसका क्या फायदा है? देखिए जब मान लीजिए दो बॉडी है, इनके बीच में मासेस है, ठीक है, इनके बीच में फोर्स है आपस में, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मास। इसी तरह जब दो चार्ज लेते हैं तो इनके बीच में भी फोर्स है, ये इसको या तो रिपेल कर रहा है इस चार्ज को या अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो इनके बीच में फोर्स है, तो इनके बीच में एनर्जी है। इस सिस्टम में, इन दोनों चार्ज के सिस्टम में, एक चार्ज का सिस्टम नहीं, दोनों चार्ज के सिस्टम में एनर्जी है, ठीक है। अब उस एनर्जी को कोई नाम तो देना है, राइट। वो एनर्जी कौन सी है, कैसे पता लगे? तो अब एनर्जी अक्सर आपको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पता होता है, दो तरह की, बिल्कुल सिंपल बात करूंगा तोड़ के, ठीक है। दो तरह की एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। देखो काइनेटिक तो किस रास्ते से जा रहे हो इस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल एक अलग चीज हो गई, राइट। किसी भी सिस्टम में जो स्टेट मेंटेन होती है सिस्टम की, मान लो ये पार्टिकल यहां रखा है, ठीक है, मतलब आप अपने रूम में भी देखें चीजें अलग अलग जगह रखी हुई हैं, राइट। तो वो जो किसी भी सिस्टम है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, उसकी स्टेट, ठीक है, जो मेंटेन होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के कारण मेंटेन होती है, ठीक है। एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एनी सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी सिस्टम के अंदर होती है, जिस कारण से उसकी वो स्टेट, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, जब इसका मतलब किसी सिस्टम का अगर कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा तो उसकी क्या एनर्जी चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे चेंज हुई इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब नए कॉन्फ़िगरेशन में नई पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। दो पार्टिकल ऐसे थे, इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, अब इनको करीब ले आए हम, अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी पहले जितनी नहीं रही, चेंज हो गई, ठीक है ना, करेक्ट, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो किसी भी सिस्टम में जो उसकी स्टेट और उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, इनका जो वर्क डन होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी भी सिस्टम में, क्योंकि अगर ये दो मासेस ऐसे रखे हुए एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है। और ये कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैसा नेचर है? कंजर्वेटिव नेचर है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्योंकि पार्ट डिपेंडेंट नहीं होते, इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं, तो इसका मतलब इनके वर्क डन से जो एनर्जी डायरेक्टली अफेक्ट होगी, वो कौन सी एनर्जी अफेक्ट होगी? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि जब इनको दूर ले जाओगे तो इनके बीच का फोर्स भी चेंज होगा, फोर्स का वर्क डन भी चेंज होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। और ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, द एनर्जी एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी, कि जो एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन से एसोसिएट करेगी वो कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में उसके कॉन्फ़िगरेशन और उसके जो स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहां पर एनर्जी, वो एक एनर्जी मतलब जो चेंज के लिए वर्क डन
रिस्पॉन्सिबल है वो किस फोर्स का वर्क डन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस से कौन सी एनर्जी एसोसिएट करती है, पोटेंशियल एनर्जी। तभी तो आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब आपने पढ़ा तो आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे आपका एक जो टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और क्यों होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, और जब फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब इस सिस्टम में ये अपनी पोजीशन होल्ड कर रखे हैं, तो इस सिस्टम में एनर्जी है। तो कौन सी एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां ये कूलम्ब्स लॉ में तो पता लगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनका नेचर कंजर्वेटिव है, तो इनसे कौन सी एनर्जी एसोसिएट करेगी, वो करेगी कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सेकेंड बात यहां पर, ठीक है, मतलब पॉइंट तो चौथा पांचवा होगा ये कि कूलम्ब्स लॉ की भी लिमिटेशन है। कूलम्ब्स लॉ कहां तक काम करता है, ये काम करता है जब तक आर, ठीक है, आपका 10 की पावर -15 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आर 10 की पावर -15 से छोटा हुआ तो कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा, ठीक से ओबे नहीं होगा। अब अगर मीडियम बदल देते हैं तो कैसे लिखते हैं हम इसको, मान लीजिए कि चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स को कुछ नहीं करना, वही लिखना है। F इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड में बता रहा हूं, वेक्टर तो बता दिया, इस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन लिख देंगे, वो मीडियम का एप्सिलॉन होगा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, राइट। तो ये एप्सिलॉन हो गया, ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैंने एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाया, राइट। अब ये जो एप्सिलॉन है बेसिकली, अब इसको कैसे रिलेशन हम बताएंगे इसका, बेसिकली ये कहते हैं ये कि जैसे आपने हमारा जो हमने रेफरेंस मीडियम लिया था वो क्या लिया था, वैक्यूम लिया था। क्या लिया था, वैक्यूम लिया था। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि आप F0 अपॉन F निकाल लीजिए। F0 है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग देयर सेपरेशन इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। और ये फोर्स है जब आपने उसे किसी मीडियम में रख दिया, यानी कि मान लो कि F0 फोर्स यहां था सपोज, ठीक है, और F फोर्स यहां पर है जब आपने किसी मीडियम में रख दिया, तो इनके रेशो को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं K। इनका जो रेशो होता है वो K कहलाता है। ठीक है, यानी कि फोर्स इन वैक्यूम, F इन वैक्यूम और F इन मीडियम का रेशो क्या कहलाता है, K। इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में भी आगे डिटेल में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहां बता रहा हूं। पर आगे इनके बारे में जब कोरिलेशन वगैरह पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें, चाहे परमिटिविटी हो, डाइलेक्ट्रिक, इनका थोड़ा डिटेल आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो F वैक्यूम और F मीडियम किसके इक्वल है, K के। अब हम अगर इसको लिखें तो देखो क्या होगा, जरा देखो गौर से। F0 को आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखो मैंने ये एप्सिलॉन नॉट लगा दिया। और मीडियम कैसे लिखोगे, ये लिखा हमने मीडियम में, इन मीडियम। ठीक है, तो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन नॉट हटा दिया, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब इसको आप क्या करिए, काटिए जो जो कट रहा है, तो ये तो पूरा कट गया, ये कट गया, तो ये K क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, ये आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो ये इनकी परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, इनका रेशो आ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को आप रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम चीज है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है,
तो यहां से आप देखो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये एप्सिलॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी को आप फोर्स को लिख सकते हो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी बोल लो या इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लो। ये यहां पर आ जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे। तो अगर मीडियम बदलता है और आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से या रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से वैल्यू दे देता है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, उस रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से, जिसकी वैल्यू 8.54 इंटू 10⁻12 थी, ठीक है, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कूलॉम्स लॉ के कुछ बेसिक्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। अभी कूलॉम्स लॉ शुरू हुआ है, ठीक है, अभी इसमें आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे जो इसी के बेस पर हम समझेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, राइट, तब जाके सेक्शन खत्म होगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। तो पहले बेसिक को हमें ठीक से समझना है, अब आधे अधूरे बेसिक नहीं समझने, ठीक है, मेन प्रॉब्लम है आधे अधूरे बेसिक समझना। तो बेसिक बिल्कुल क्लियरली समझने हैं, ठीक है। जब आपको बेसिक क्लियरली समझ आ जाएंगे तो समझिए आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब होती है जब थ्योरी को, कॉन्सेप्ट्स जब हम पढ़ते हैं उनको सही से नहीं पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ते हैं। जैसे कूलॉम्स लॉ, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने कूलॉम्स लॉ सिर्फ स्टेटमेंट याद करके हो गया कूलॉम्स लॉ, नहीं। फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर तरीके से पढ़ा जाएगा। जब आप सही तरीके से पूरा पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी न्यूमेरिकल आपको बहुत इजी लगेंगे, न्यूमेरिकल डिकोड करना आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फील्ड डिस्कस करेंगे और फील्ड के बाद हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। ठीक है, तब देखिएगा न्यूमेरिकल किसी भी तरह का आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बेसिक्स हमारे सही है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।